चलिए दोस्तों, फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियो सीरीज के चौथे पार्ट में। पेमेंट ऑफ वेजेज एक 1936 है, जिससे 10 क्वेश्चन आए हैं। अब 10 क्वेश्चन आए हैं तो मैंने इसके सारे PIQ को डील किया है और इसके साथ मैंने कुछ प्रोविज़न मुझे मिले हैं इंपॉर्टेंट, उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। बेरेक्ट मैंने पढ़ा है, बेरेक्ट में कुछ प्रोविज़न मुझे मिले हैं, उसको मैंने लिख दिया है। आप उस चीज़ को देखिएगा और पढ़िएगा। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक पोआ, मैं पोआ बोलूँगा, अगले बार से ध्यान रखिएगा, सारी वीडियो में पोआ ही बोलूँगा। अच्छा 10 क्वेश्चन है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं 2018 का आए हुए क्वेश्चन में। एज पर द पेमेंट एज पर द पोआ 1936, इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर, वेजेज अर्न बाय person shall be paid before the expiry of 7th working day of the date of such termination, 10th working day after the date of such termination, last working day of the month, second working day after such date of such termination। तो इसका क्या है, सेकेंड वर्किंग डे ऑफ द डेट ऑफ सच टर्मिनेशन। एग्जैक्टली बेयर एक्ट का लाइन है, बेयर एक्ट में एग्जैक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेयर एक्ट में लिखा हुआ लाइन, वहाँ पे मैं आपको PDF अगर होगा, ओरिजिनल PDF मेरे पास है, मैंने सारे PDF मैंने पढ़े हैं, तो आप वहीं पर मैंने दिखा रहा हूँ। ये गाइज ये थोड़ा सा अपलोड का इनका सीन होता है नोटेबिलिटी में, इसलिए कभी कभी लोड नहीं हो पाता है, क्लाउड में अपलोड होता है, इसलिए आपको मैं भेज दूंगा ये, और आपको 1-2 वीडियो में आगे दिखा देता हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये एग्जैक्टली बेयर एक्ट का है। बेयर एक्ट से क्वेश्चन उन्होंने उठा के, कोई भी एग्जाम है ना, कोई भी स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, मैं बार बार इसके पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि बेयर एक्ट उठाते हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। एज पर द पोआ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल नंबर अमाउंट ऑफ फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन इन वन वेज पीरियड। क्या है इसका आंसर? ये 3% ऑफ, ये आपको चीज़ें याद रखनी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर याद है तो बन पाएगा, नहीं तो तुक्का मार के चले, गलत हो जाएगा। पता है 3% है, 5% लगेगा फैंसी वर्ड, 7% लगेगा फैंसी वर्ड, 9% लगेगा फैंसी वर्ड, लेकिन इसका आंसर क्या है? 3% है। इसलिए चीज़ों को ध्यान रख लीजिएगा। देखिए क्या पूछा है, अगली बार क्वेश्चन रिपीट, एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट कर गया, 2015 में 2018 में क्वेश्चन रिपीट कर गया। 3% इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, घुमा फिरा, कान इधर से पकड़ा है सब, कान उधर से पकड़ा है सब, वो चीज़ वही है, क्वेश्चन उठा कर रिपीट करके पूछ लिया है। अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन वेज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में। तो ये क्या है, वेजेज का डिफिनेशन के पोआ के बेयर में एग्जैक्टली लाइन लिखा हुआ है, मेरा कुछ नहीं है उसमें, वो पोआ के वेजेज के डिफिनेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको वेजेज के डिफिनेशन में, आप देखिए आगे पढ़िएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। एनी रेम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी वार्ड और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफर स्पेशल एक्सपेंसेस इंटाइटल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, एनी रेम्यूनरेशन टू हिम पर्सन एम्प्लॉयड इंटाइटल्ड टू एक्सपेक्ट ओवर टाइम वर्क हॉलीडे, एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इंटाइटल्ड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर लॉ फॉर द सम टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड। देखिए थोड़ा सा दिमाग, ठंडे दिमाग सोचे तो पाइएगा कि सी है ना, होगा ही होगा भाई, सी होगा, और क्या कहते हैं ये ए होगा ही होगा वेजेस के अंडर में, ये कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू इसको माना गया है। और ये डी है ना, एनी सम टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन टाइटल्ड अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको बी और डी में हो सकता है, लेकिन ये चीज़ है थोड़ा सा, इसका आंसर बी है। ये चीज़ कोर्ट में भी है, बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। ऑल द रिलेशन बाय द वे ऑफ फाइन्स अंडर द पोआ शैल बी स्पेंट ओनली फॉर, किसके लिए स्पेंड हो सकता है? एग्जैक्टली बेयर एक्ट का है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं है, बेयर एक्ट से उठा कर उन्होंने पूछ लिया है। तो इसे देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ द फैक्ट्री और स्टेबलाइजमेंट, रिलीफ ऑपरेशन, कम्युनिटी वेलफेयर, सच पर्पज बेनिफिशियल टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन दी फैक्ट्री है। कोई चीज़ फाइन्स वगैरह रिलेशन होता है, कोई भी आप भी खुद कॉमन सेंस लगाइए। अगर किसी फाइन्स वगैरह हम कलेक्ट करते हैं, जैसे मंदिर का फाइन हो गया, मंदिर में वगैरह में सॉरी स्कूल्स में जो भी फाइन्स लगते हैं बच्चों के ऊपर, स्कूल्स में लगा दिए हम फाइन्स वगैरह लगा दिए, तो किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो भी पैसा कलेक्ट होता है फाइन्स के लेकर हो गया, चाहे पनिशमेंट को लेकर हो गया, उसका जो मेंबर्स एसोसिएटेड होते हैं ना, उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये थोड़ी सी बातें हैं। तो इसका देखा जाए तो अगर थोड़ा सा सोच सकें तो इसका आंसर डी आप मार सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल है। ये ऑप्शन आप कम्युनिटी वेलफेयर में भी कन्फ्यूज होते हैं, कम्युनिटी वेलफेयर को लेना देना नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेबर पेमेंट ऑफ वेजेज किससे रिलेटेड है, पूरे ओवरऑल क्वेश्चन को देखिएगा ना, पाइए ये लेबर्स वगैरह से रिलेटेड, वर्कर्स से रिलेटेड है। ये कम्युनिटी का वेलफेयर का काम बात आ ही नहीं सकता है। जितने भी लेबर पढ़िएगा किससे रिलेटेड है, सारे के सारे सब वर्कमैन, लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जितने भी उससे से रिलेटेड है। मतलब उनका कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं, उनकी अलग ही नहीं चल रही है, मतलब अलग ही क्लास है, उसी क्लास से डील कर रहे हैं ये सारे एक्ट्स। जब भी एक्ट की बात करेंगे ना, कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान रखेंगे, हमारे लेबर हो गए, जितने भी लेबर जिस टाइप से रिलेटेड हैं, जितने भी उसी से रिलेटेड हैं, उनको वेजेज अच्छे से मिले, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हो गए, चाहे काम करने वाले एम्प्लॉयड हो गए, या जो भी आप ब्लू कॉलर भी काम करने वाले, उनके लिए की बात हो रही है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर डी होगा। ओवरऑल पर्सपेक्टिव को देखना है आपको।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथराइज डिडक्शन फ्रॉम वेजेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1930। देखिए क्या है ये, नॉट ऑथराइज डिडक्शन एंड डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनी इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर बेनिफिट एम्प्लॉई, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस ऑफ गुड स्पेशली इंटरेस्टेड टू एम्प्लॉयड पर्सन custody attributable to his neglect, deduction of income tax payable by employed person, deduction for contribution to employer provident fund। तो पाइएगा आप अगर ऑप्शन बी तो ऐसे में लिमिट कर दीजिएगा, ऑब्वियसली ये होगा। मान लो आपके काम के हिसाब से कोई कांड हो जा रहा है तो इस कांड को निपटाने के लिए आपको आपके पैसे से आपके डिडक्शन करेगा ही करेगा। गवर्नमेंट का आप भी केस में जाइए तो कोर्ट यही बोलेगा। तो ये तो ऑप्शन बी ऐसे ही कट गया। इनकम टैक्स तो लीगल है, उसके इनकम टैक्स काट भी लेते हैं। आपके घर पास में जो भी एम्प्लॉयड पर्सन उनकी सैलरी को देखिएगा वो इनकम टैक्स काट के ही करते हैं, वो डिडक्ट कर लेते हैं। वो इनकम टैक्स वगैरह पेमेंट वगैरह जो भी काट उठ के डिडक्ट की सैलरी आती है, जो भी TDS वगैरह हो गया, जो भी चीज़ें कटती है सब एक तरह का इनकम टैक्स का डिडक्शन ही तो है। और ये एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड है, ये वॉलंटरी होता है, आप ज्वाइन करना ना कीजिए, फ्यूचर की बातें हैं। ये देखिए डिडक्शन कंट्रीब्यूशन एनी इंश्योरेंस फ्रेम्ड बाय सेल्फ फॉर बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। ये तो सी ए और डी में आपको कन्फ्यूजन होता है, लेकिन इसका आंसर क्या है, एम्प्लॉयर कोई फंड वगैरह वॉलंटरी होता है, कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं हो सकती है। इसका आंसर इसका डी है। फाइन इम्पोज ऑन द पोआ इज रिकवरेबल ऑन 1 टाइम बेसिस, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट। इसका आंसर क्या है, 1 टाइम। याद रखिएगा ये सब चीज़ें लिखी हुई है उसमें, बेयर में लिखा हुआ है। द प्रोविजन ऑफ पोआ शैल बी मेड applicable to an employed person drawing a monthly wage not exceeding, इसका क्या है 18,000 स्टैंडर्ड नंबर है। आप इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 18,000 कब हुआ था, 10,000 से बढ़ा कर 18,000 कर दिया था, अभी 2012 में हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था। और एक और बात, और इंटरेस्टिंग बात देखिए, और मैंने यहाँ पर लिख दिया है चीज़ें कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिली थी। और ये 2017 में नोटिफिकेशन जारी करके 2018 18,000 से लेके 24,000 कर दिया गया। इसे 20 अभी करंट क्या है 14,000 है। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप पूछ लिया था 18,000 पूछ लेगा अगली, इस बार 24,000, ठीक है। और ये यही रीज़न है, पहले जितने भी लोग ग्रुप डी के भी एम्प्लॉई है ना, तो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं उनके लिए ना क्या कहते हैं 24,000 उनको मिलता है पैसा वगैरह की जो भी बात होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ पोआ नो फाइन शैल इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। ये तो स्टैंडर्ड है। ये फाइन वगैरह का जो सेक्शन है बी एक्ट में ना, उसमें एक्जैक्टली ये बात लिखी गई है, तब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। उससे कोई भी चीज़ होती है ना 15 ईयर है। अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट वेजेज एक्ट 1936 फाइन इम्पोज ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डे इट वॉज इम्पोज्ड। आंसर क्या 90 डेज है। ये देखिए बी एक्ट से एक्जैक्टली बी एक्ट में लिखा हुआ है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बी एक्ट में है। बी एक्ट में इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले तो मैं लिख दिया, देखिए बताता हूँ मैं इसको। वेजेस क्या है, वर्क किस तरह का क्या क्या इंक्लूड करते हैं इसे। ऑल रिम्यूनरेशन वेदर बाय वे ऑफ सैलरी अलाउंस अदरवाइज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी और कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड व्हिच कुड बी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस्ड एम्प्लॉयड। तो यहाँ जो भी हमें लिख दिया है, एनी रिम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज ऑर्डर। देखिए वो जो पहला ऑप्शन था ना, मैं बता रहा था इस क्वेश्चन में ना, देखिए वेजेस का सेटलमेंट पहला ऑप्शन, इस क्वेश्चन 2018 का क्वेश्चन का पहला ऑप्शन देखिए आप, पहला ऑप्शन मैं बार बता रहा था, ये क्वेश्चन यही एक्जैक्टली वही लाइन से उठा के, कोई अपना दिमाग नहीं है यहाँ तक, एक्जैक्टली ऑप्शन में वही है, लाइन वही है। एनी रेम्यूनरेशन पूछा ना, एक्जैक्टली वही लाइन लिखा हुआ है, एनी रेम्यूनरेशन में वही लाइन लिखा हुआ है। एनी रेम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क हॉलीडे, ये भी बात सही है, वो जॉब्स का डी ऑप्शन था। तो जो बनाने वाला था ना, यहीं से क्वेश्चन उठा के यहीं से चिपका दिया है, उसके पास दिमाग लगाया भी नहीं है, वो यूपीएससी की तरह ज़्यादा दिमाग लगाया भी नहीं है। पता नहीं अभी क्या ईपीओ पेपर कैसे आ जाए, मैं गारंटी नहीं लेकर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो सारे क्वेश्चन पूछे ना, मैं दिखाया हूँ जितने भी PYQ का, वो सारे के सारे क्वेश्चन है ना बीएड से पूछे गए हैं। तो आप इतना लोड मत लीजिए, बीएड को मैंने सब समराइज करके लिख दिया है। इन एडिशनल रिम्यूनरेशन पेबल इन द टर्म्स एम्प्लॉयमेंट वेदर कॉल्ड बोनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बोनस वगैरह जो भी मिलता है ना वो सब वेजेस के अंडर में आते हैं। टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये भी पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी सम टू विच, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। एनी सम टू पर्सन एम्प्लॉयड इन टाइटल अंडर एनी स्कीम फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ फुल टाइम बिंग बट डज नॉट इंक्लूड, देखिए डज नॉट एनी बोनस वेदर अंडर दी स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग अदरवाइज। यहाँ पे बोनस है ना, एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो बोनस मेंशन है वो तो होगा ही होगा। एनी बोनस वेदर अंडर स्कीम ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग अदर, जो आपका जो रिम्यूनरेशन का पार्ट नहीं होता है, मान लिया आपके एम्प्लॉयमेंट वेज में बोला गया कि बोनस बोलेगा, इसका अलावा आपको बोनस दिया जा रहा है तो वो वेज का पार्ट नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा होगा। तो उस चीज़ में है ना क्या कहते हैं, जो अवार्ड सेटलमेंट के भी नहीं कवर हो रहा है, कोर्ट पार्टीज़ के भी सेटल नहीं हो रहा है, लेकिन जो बोनस आपको कंपनी दे रही है ना,
मतलब आउट ऑफ दी चीज़ें एकदम से अचानक से देने लगी, तो वो चीज़ आपको वेज में इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन सप्लाई लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं वेज के अंडर में। एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर, जो प्रोविडेंट फंड में जो भी करता है ना, वो भी नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं इस अगली बार। ट्रेवलिंग अलाउंस ये भी नहीं होता है। ट्रेवलिंग अलाउंस, देखिए ट्रेवलिंग अलाउंस छोड़ के मत मार दिया वेज के अंडर में। ट्रेवलिंग अलाउंस अलग से टीए जो देता है कंपनी वगैरह, वो सब वेज के अंडर में नहीं आता है। एनी ग्रेच्युटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन एम्प्लॉयमेंट है, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेच्युटी भी पेमेंट का अंदर नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिमाग भेजा में बैठा कर रख लीजिए, गलत करके नहीं आना है वहाँ पे। फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड क्या होता है? नो वेज पीरियड शैल बी एक्सीड 1 मंथ। कोई भी आपको वेज दे रहा है तो एक महीने से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता, बोलेगा मैं 2 महीने में दूंगा आपको वेज, ये तो गलत है, कानूनन इलीगल है। उसके ऊपर आप केस ठोक दीजिएगा, लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेंट कर दीजिए, लेबर कमिश्नर के पास कंप्लेंट कर दीजिए, वो तो उसको भी उसके ऊपर केस हो जाएगा। आपके वेज पीरियड का क्या होता है? वेज पीरियड डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, 14 या 15 दिन पे हो सकता है, और एनी वेट पीरियड शुड नॉट, लेकिन कोई और पीरियड, जैसे मान लिया आपने वेज पीरियड 16 दिन का बना दिया या 7 दिन का बना दिया, ठीक है, 7 दिन वीकली हो गया, जो 5 दिन का बना दिया, ठीक है, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लिया आपने बोला कि मैं 35 दिन को आपको दूंगी वेज, वो गलत बात है। वेज आपको 1 महीने का ही होना चाहिए, 1 महीने के हिसाब से मिलना चाहिए, इसलिए बात को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगली बार, इनके पास क्वेश्चन बनाने के लिए बच्चा इधर से ही है। सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन मैंने दिखाई दिया, क्वेश्चन रिपीट कहाँ से किया है, रिपीट करता है तो आप तो वैसे डील तो कर ही लीजिएगा, लेकिन रिपीट नहीं करता है, इधर उधर पूछ रहे हैं, तो आप इसको पढ़ के बना सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट नंबर्स, जो भी टर्म्स लिखे हुए, मैंने सबको कंपाइल कर दिया है, सिंपल कर दिया है। 20-20 पेज का डायरेक्ट में डाल के कुछ करूँगा नहीं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसलिए मैं सबको सिंपलीफाई कर दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज है, देखिए अगर 1000 से कम होता है तो उसको कहते हैं 7 दिन से पहले ही एक्सपायरी, मतलब 1 महीना 1 मंथ का है आपको वेज है, तो अगले 7 दिन में उसको वेज मिल जानी चाहिए अगर 1000 से कम है, ठीक है। और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, अगर 1000 से ज़्यादा हैं उस केस में क्या है, क्या कहते हैं 10 दिन का कम प्रोविजन है, तो 10 डेज से पहले मिल जाना चाहिए, 7 डेज से पहले मिल जाना चाहिए। तो इस चीज़ को तो ध्यान रखिएगा। टाइम पीरियड ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस, देखिए, और पेमेंट ऑफ वेज मस्ट सेलिब्रेट वर्किंग डे। संडे को पेमेंट नहीं मिलता, आप सुनते ही होंगे, मंडे को पैसा आता है। अभी जो जाते हैं तो बैंक वगैरह संडे को ऑफ रहते हैं, तो कंपनी बोल देती है नहीं आपको पैसा मंडे को आएगा, साफ साफ बोल देती है, तो पैसा मंडे को वगैरह का आता होगा, आप सुनते होंगे। जब घर में कोई एम्प्लॉयड पर्सन होगा, सरकारी जॉब करता होगा चाहे प्राइवेट जॉब करता होगा, तो मोड ऑफ पेमेंट क्या है? पहले मोड ऑफ पेमेंट कैश होगा समथिंग होता था, लेकिन चेक वगैरह होता था, लेकिन अभी ऑनलाइन भी कर दिया, गवर्नमेंट अलाउ कर दिया है। लिमिट ऑफ डिडक्शन क्या है? नए लेबर कोड्स में बात की गई है, नए लेबर कोड्स में, लेकिन करेंसी कॉइन्स, करेंसी नोट और चेक क्रेडिट वेज दैट विथ और विदाउट कंसेंट, ये भी चीज़ को ध्यान रखिएगा, विथ और विदाउट कंसेंट। एम्प्लॉय बोला कि मुझे वेज चाहिए ही नहीं, तो उसके हिसाब से काम नहीं चलेगा, वेज भेज दीजिए, चेक वगैरह कॉइन करेंसी में डील करके भेज दीजिए। लेकिन जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, अभी जो भी लेबर कोड मैनेज हुए ना, उसमें डाला गया है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिमिट ऑफ डिडक्शन क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल नॉट एग्जिस्ट इन केस where such deduction wholly or partially made for payment to cooperative society 75% of such wages। ये देखिए तो कितना हो सकता है, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसको पेमेंट ऑफ वेजेस देना सर 75% ज़्यादा नहीं कर सकते, डिडक्ट कर सकते हैं, लेकिन अदर केस में 50% ज़्यादा डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। फाइन्स क्या है? फाइन्स क्या है देखिए, यहाँ पहला लाइन बेर का पहला लाइन उठा पूछ लिया, ये जब 15 साल से पहले का जो है ना बंदा एम्प्लॉयड है, उसको आप उसका फाइन नहीं लगा सकते हैं। और एक और क्या है इसमें, टोटल अमाउंट फाइन है, नो फाइन इम्पोज ऑन, ये देखिए सब कुछ तो पढ़ लीजिएगा, बेसिक चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस है, क्या कहते हैं, और एवरी एप्लीकेशन हर 12 महीने से पहले ही सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, डिडक्शन का जो भी काम है ना खत्म हो जाना चाहिए। अपील वगैरह हो गया 30 डेज से पहले है ना, वो अपील वगैरह सिस्टम है जो खत्म हो जाती है। पेनाल्टी क्या है? पेनाल्टी 3750 एग्जिट होना चाहिए, और लेकिन 1500 से नीचे नहीं होना चाहिए, जो क्या कहते हैं ना 7 से 7.5 तक डील कर सकता है। चलिए अब आगे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 से, ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने लेबर एक बेरेक्ट नहीं पढ़ा है, और इसका SSC है, आपको पढ़ लीजिएगा, लेबर कोर्ट होता है। अगली बार आएगा इसको बेरेक्ट से भगवान भरोसे होगा क्वेश्चन। आगे वाले वीडियो में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक 1947 डील करूँगा। अभी के लिए गुड बाय।